प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 6 के अंदर सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ रूल पढ़े थे, किरचॉफ के नियम। और ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को भी हम किरचॉफ के नियम से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। व्हीटस्टोन सेतु प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने दिया था। प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन, ओके। एक्चुअल में ये प्रतिरोधों के लिए दिया गया था, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए जैसे संधारित्र भी ले सकते हैं और भी कोई अवयव जो है ले सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु के लिए, बट खोज जो हुई थी वो प्रतिरोधों के लिए हुई थी। एक्चुअल में ये जो हैं चार प्रतिरोधों का एक समांतर चतुर्भुजीय संयोजन है। यानी अगर पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन किसे कहते हैं, तो हम इसकी जो परिभाषा बनाएंगे वो परिभाषा यही रहेगी, चार प्रतिरोधों का समांतर चतुर्भुजीय संयोजन। चार प्रतिरोध मान लो कि A, B, C और D इन बिंदुओं के बीच में है। ठीक है, चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को हम बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो चार प्रतिरोधों का समांतर चतुर्भुजीय संयोजन व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। मैं यहाँ पे प्रतिरोध जो हैं वो ले लेता हूँ P, Q, R और S। मतलब हमारे पास जो प्रतिरोध है उनके नाम दे दिए हमने P, Q, R और S। बिंदु A और C के बीच में हम जोड़ देते हैं एक बैटरी और कुंजी। इसको हम सेल कुंजी बोलेंगे K1, सेल कुंजी। ये हैं V विभव की बैटरी। बिंदु B और D के बीच में हम जोड़ देते हैं एक धारामापी और कुंजी। इसको हम बोलेंगे धारामापी कुंजी K2। क्लियर? तो ये तो एक तरह से इसकी बनावट हो गई कि एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D के चारों भुजाओं पर चार प्रतिरोध P, Q, R और S जुड़े हुए हैं। अब देखो, A और C के बीच में हमने बैटरी और कुंजी जोड़ दी और B और D के बीच में एक धारामापी और अन्य कुंजी K2 जोड़ दी। इसको हम बोलेंगे सेतु भुजा। BD भुजा को सेतु भुजा कहेंगे। धारामापी क्या होता है? धारा को डिटेक्ट करता है, धारा को संसूचित करता है कि उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, मतलब B और D के बीच में। ओके, तो अभी इस कुंजी को मैंने ऑफ कर रखा है, इसको ऑन कर रखा है। इसके अंदर क्या क्या एक तरह से नोमेनक्लेचर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे AB और BC ये ज्ञात भुजाएं हैं, तो इनमें लगे हुए प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध हैं। मीन्स P और Q ये ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, पहले से हमें पता है। R जो हैं ये ज्ञात परिवर्ती प्रतिरोध हैं और S अज्ञात प्रतिरोध है। S जिसको हमें ज्ञात करना है। एक्चुअली में व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग यही है कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और संयोजन समांतर क्रम संयोजन की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका उपयोग है। तो S की जगह हम अज्ञात प्रतिरोध जोड़ देंगे। क्लियर? ये अनुपाती भुजाएं हैं
इसको हम सेतु भुजा कहेंगे, ये ज्ञात परिवर्ती भुजा कहलाएगी, ये अज्ञात भुजा कहलाएगी। BD और AC ये संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं कि एक बार व्हीटस्टोन अगर संतुलित हो गया तो उसके बाद में अगर हम इनको आपस में चेंज भी कर दें तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग ये है कि जब हम सेल कुंजी को ऑन करेंगे तो सेल से धारा I प्रवाहित होगी और ये धारा जब बिंदु A पर पहुंचेगी तो यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक भाग I1 और दूसरा I2। क्लियर? I1 भाग जब B पर पहुंचेगा तो ये भी दो भागों में बंट सकता है। हम कुंजी K2 को ऑन कर लेंगे तो I1 का एक भाग इधर आ सकता है, या I2 जब बिंदु D पर पहुंचेगी तो इसका भी एक भाग इधर जा सकता है। अब ये किस बात पर निर्भर करेगा कि धारा B से D की तरफ प्रवाहित होगी या D से B की तरफ। तो हमें पता है कि धारा की दिशा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करेगा कि B का विभव ज्यादा है या D का। हम प्रारंभ में ये मान लें कि B का विभव ज़्यादा है तो उस केस में I का एक भाग इधर जाएगा, यानी I1 का, जिसको मैं I' मान लेता हूँ। तो इधर कितनी गई? I1 माइनस I'। क्लियर? और I2 धारा जो यहाँ पहुँच रही है उसके अंदर ये I' जुड़ जाएगा, तो यहाँ जाएगी I2 प्लस I' और यहाँ दोनों मिलकर के वापस I1 प्लस I2 हो जाएगी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर किरचॉफ का नियम उपयोग करेंगे, यानी संतुलनावस्था के लिए हमें प्रतिबंध निकालना है। संतुलनावस्था के लिए प्रतिबंध क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है, एक दो बार आया हुआ है, लास्ट ईयर भी आया था कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है और व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलनावस्था के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर प्रतिबंध जो है वो हम किरचॉफ के नियम से ही प्राप्त करेंगे। दूसरा भी मेथड है लेकिन हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में जैसे हमने वोल्टा नियम और धारा का नियम पढ़ा था, उनको उपयोग में लेते हुए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक लूप ले लेते हैं ABDA में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ। A से B की तरफ जाएंगे, I1 धारा प्रवाहित हो रही है किसमें? P प्रतिरोध में, तो ये बना PI1, P पर विभवांतर। मान लें कि धारामापी का जो प्रतिरोध है वो जैसे मैंने लिख रखा है G, वही धारामापी का प्रतिरोध है, तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I'। देन यहाँ जो विभवांतर होगा उसको हम लिख सकते हैं GI'। उसके बाद D से जब A की तरफ जाओगे तो यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो, RI2 माइनस में इक्वल टू 0। यही हमारा वोल्टा का नियम है, यानी कुल वोल्टताओं का योग 0 करना है। एक समीकरण बना लें इसको। अब एक और लूप लें, हम लूप ले लेते हैं BCDB। आप चाहें जैसी इच्छा के अनुसार कोई सा भी लूप लिया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे BCDB लूप लेता हूँ, इसमें KVL लगाता हूँ तो क्या हो? B से C की तरफ Q प्रतिरोध है, उस पर विभवांतर होगा I1 माइनस I'। C से D की तरफ आएंगे तो S पर विभवांतर माइनस में लिखा जाएगा S I2 प्लस I', और D से B की तरफ जाएंगे तो माइनस में लिखा जाएगा GI' बराबर 0। ये दो समीकरण हैं
अच्छी तरह से समझनी है। दोनों लूप से ली है हमने, एक ABDA और दूसरा BCDB। इनके अंदर KVL लगा करके हमने ये समीकरण बनाई। अब संतुलनावस्था हम किसे कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये धारामापी की जीरो विक्षेप विधि पर आधारित है। और जीरो विक्षेप विधि का मतलब ये है कि संतुलन अवस्था में इस धारामापी में धारा का मान जीरो होगा, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जीरो विक्षेप देगा। तो उस केस में हम लिख सकते हैं संतुलनावस्था में I डैश बराबर जीरो। धारामापी जीरो विक्षेप कब देगा? जब I डैश का मान जीरो होगा। तो उस केस में समीकरण नंबर 1 में हम अगर I डैश बराबर जीरो करेंगे तो ये हमें मिलेगा PI1 ये जीरो हो गया माइनस RI2 बराबर जीरो, मतलब PI1 बराबर RI2। ओके, एंड समीकरण नंबर 2 के अंदर देखें, उसमें भी I डैश को जीरो करें तो यहाँ केवल बचेगा QI1 माइनस SI2, ये जीरो हो जाएगा, I डैश जीरो है, इक्वल टू जीरो मीन्स QI1 बराबर SI2। ये हमने समीकरण और प्राप्त कर ली किससे? संतुलनावस्था के लिए, यानी जब I डैश का मान जीरो है। दोनों में आपस में भाग दे दें बाई इक्वेशन 3/4। 3/4 करेंगे तो PI1 बराबर RI2 अपॉन QI1 बराबर SI2। तो ये कैंसिल हुआ, हमें मिल गया P/Q इक्वल टू R/S। ये संतुलनावस्था के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध कहलाता है, P/Q बराबर R/S। ध्यान रखें, इस केस में यानी जब अनुपात बराबर हैं उस केस में इस भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो ये एक सेतु की भांति व्यवहार करती है और इसीलिए इस भुजा को हम सेतु भुजा कहते हैं और इसको सेतु भुजा कहेंगे, तो उसी से इसका नाम बना व्हीटस्टोन सेतु। ध्यान रखना है, संतुलन अवस्था जब भी है तो हम इस टाइप से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास में PQRS के मान दे रखे हैं। कई बार जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट आपके पास में जो है व्हीटस्टोन दिखा रखा है, यहाँ मान लो 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 4 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध है। आपको पूछा जाता है कि ये व्हीटस्टोन संतुलित है या नहीं है, तो हम अनुपात देखेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। 2:4 बराबर 3:6 है कि नहीं है? इक्वल है, 1/2 1/2, इट मीन्स ये संतुलित है। और अगर संतुलित हैं तो फिर इस प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, और इस प्रतिरोध में धारा प्रवाह नहीं होगा तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इसको हटाने के बाद में सीधा सीधा हमें ये दिखेगा कि 2 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में है, 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में है। सिंपल हो गया, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में, 6 ओम हुआ, और 3 ओम और 6 ओम ये भी श्रेणी क्रम में, 9 ओम हुआ। तो इसका मतलब 6 ओम और 9 ओम का हमें निकालना है समांतर क्रम, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसी अगर मान लो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में बहुत इजी हो जाता है कि हमें केवल क्या देखना है, अनुपात। P/Q और R/S का अनुपात अगर मान लो इक्वल हैं तो उस केस में इस बीच वाले प्रतिरोध का कोई यूज़ नहीं है। इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं, वो भी जो है
आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपकी बुक के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट यूँ कनेक्ट है और यहाँ से ऐसे कनेक्ट है। इसका एक रूप तो ऐसा है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, एक और बना सकता हूँ मैं। कोई नहीं, इसको भी ले लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा पर प्रतिरोध लगा हुआ है। मान लो कि ये सारे स्मॉल आर मान के हैं, ये भी सारे स्मॉल आर मान के हैं। ये ए हैं, ये बी हैं, इसमें भी ये ए हैं और ये बी हैं। आपको कह दिया जाता है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम इसका व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे। इस बिंदु को सी दे दें, इसको डी दे दें, और अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो हम ए और सी के बीच में प्रतिरोध देख रहे थे, यहाँ पे ए और बी के बीच में देख रहे हैं। तो उस केस में ए को यहाँ लिखें, बी को यहाँ लिखें, सी को ऊपर लिखें और डी को यहाँ लिख दें नीचे। और अब वापस कनेक्ट करें तो ए और सी के बीच में प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, ए और डी के बीच में भी एक प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ओके, फिर ये वाला प्रतिरोध सी और डी के बीच में दिखाई दे रहा है, ऐसे जोड़ लेंगे। फिर बी का डी के साथ और बी का सी के साथ प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, ऐसे जोड़ देंगे। सारे क्या है, आर मान के हैं। तो इनका और इनका अनुपात इनका और इनके अनुपात के बराबर है, मतलब संतुलित हैं। और संतुलित हैं तो फिर इस बीच वाले प्रतिरोध को हटा दो और बाद में सॉल्व कर लो। ओके, अब ये जो हैं ये इससे थोड़ा सा अलग है कि इसके अंदर हमारे पास में 5 ही प्रतिरोध हैं, जबकि इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन्स ये वाला जो प्रतिरोध है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा प्रतिरोध को हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ नीचे, और यहाँ पे लगाएंगे तो भी ये तो व्हीटस्टोन ही है। इस व्हीटस्टोन में इसको हटा करके हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो भी मिलेगा उसका इसके साथ में कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम जो है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप व्हीटस्टोन सेतु की प्रॉब्लम जो है वो हल कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूरा बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, और अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स या डायरेक्ट भी ऐसा दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको पी, क्यू और आर और एस की वैल्यूज दे दी जाती हैं। तो उसके अंदर आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।